नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। नामांकन की तारीख खत्म होने से ठीक एक दिन पहले आखिरकार बीजेपी ने उस कैसरगंज सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर ही दी, जिसे लेकर पिछले करीब एक महीने से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट भले नहीं मिला था, लेकिन वो चुनाव प्रचार और जनसंपर्क में उसी तरह व्यस्त थे जैसे कि टिकट की औपचारिक घोषणा हो चुकी हो। इस बात को वो एलानिया कह भी चुके थे कि टिकट उन्हें ही मिलेगा, किसी की हैसियत नहीं है जो उनका टिकट काट दे। बात सही साबित हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह का तो टिकट काट दिया गया, लेकिन ये टिकट उनकी चार दीवारी से बाहर नहीं जा पाया। टिकट उनके बेटे करण भूषण सिंह को दे दिया गया। यानी एक तरह से ये ब्रजभूषण शरण सिंह के हाथ से लेकर उनके बेटे के हाथ में दे दिया गया। ऐसा करके ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, पार्टी ने अपनी थोड़ी इज्जत बचाने की कोशिश जरूर कर ली। ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर बीजेपी में उहापोह की स्थिति इसलिए थी क्योंकि महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद से ही ब्रजभूषण शरण सिंह घिरे हुए थे। पार्टी उन्हें टिकट देकर इस मुद्दे को एक बार फिर नहीं उछालना चाह रही थी, लेकिन बीजेपी के आगे बड़ा सवाल था कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा आखिर टिकट किसको दे, क्योंकि उसे पता था कि यदि उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। दूसरे, पार्टी पर ठाकुर समुदाय की उपेक्षा के जो आरोप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगते चले आ रहे थे, वो और मजबूत हो जाते। तो इन सब परेशानियों से बचने की कोशिश में बीजेपी ने कुछ ऐसा काम किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और ये ऐसा फॉर्मूला था जिस पर ब्रजभूषण शरण सिंह को भी कोई ज्यादा आपत्ति नहीं थी। हालांकि शुरुआत में आपत्ति जरूर थी और टिकट अपने लिए ही वो चाहते थे। ठाकुरों की नाराजगी की गंभीरता को देखते हुए पार्टी ने रायबरेली से भी उन दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दे दिया, जो कुछ साल पहले परिवार समेत कांग्रेस छोड़कर परिवार समेत बीजेपी में शामिल हो गए थे। पिछला चुनाव भी दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ा था। वहीं 2 महीने पहले राज्यसभा चुनाव में इसी उम्मीद में समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले ऊंचाहार के विधायक सांसदी लड़ने का ख्वाब ही देखते रह गए, मनोज कुमार पांडे। खैर, बात कैसरगंज सीट और ब्रजभूषण शरण सिंह की। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट के लिए बीजेपी दूसरे चरण के चुनाव के बीत जाने का इंतजार कर रही थी। इसकी वजह यह थी कि शुरुआती 2 चरणों में उन सीटों पर मतदान थे जहां जाटों की संख्या सबसे ज्यादा है, और बीजेपी के भीतर जो राजपूत जाट का संघर्ष चल रहा था, तब तक उसका प्रभाव खत्म हो जाता। यही नहीं, जिन महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, उनमें से भी ज्यादातर जाट समुदाय की ही थी। हालांकि इस रणनीति का खुलासा पहले ही हो चुका था और जाट बहुल इलाकों में तो छोड़िए, जाटों के भीतर भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देने के लिए इन्हीं 2 चरणों का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इसका प्रभाव हरियाणा में भी पड़ सकता है, जहां छठे चरण में 25 मई को मतदान है। लेकिन हरियाणा में बीजेपी को जाट मतदाताओं की शायद उतनी फिक्र नहीं है जितनी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी। कैसरगंज में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 26 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है और आज आखिरी तारीख है। ठीक एक दिन पहले टिकट की घोषणा हुई। दरअसल कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह को ही या फिर उनके परिवार को ही टिकट देने की बीजेपी की मजबूरी यही थी कि दूसरा कोई सशक्त दावेदार नहीं था, और दूसरा, इस क्षेत्र में उनका अपना प्रभाव है। तीसरे, ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दलीय लड़कर भी मजबूती से लड़ सकते थे और किसी दूसरी पार्टी में जाना भी उनके लिए कोई असाधारण बात न होती। वो पहले भी कई पार्टियों का सफर तय कर चुके हैं और ये आगे भी जारी रखते, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यानी निष्ठा जैसी कोई बात उनके साथ नहीं थी। इसे उनके राजनीतिक सफर से भी समझा जा सकता है। छात्र राजनीति से शुरुआत करते हुए 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में वो शामिल रहे। राम मंदिर आंदोलन की लहर में बीजेपी के टिकट पर 1991 में गोंडा से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। 1996 में चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि उस समय वो टाडा में जेल में बंद थे। उन पर दाऊद इब्राहिम के लोगों को शरण देने के आरोप थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी केतकी सिंह को गोंडा से लोकसभा चुनाव लड़वाया और उन्होंने जीत हासिल की। 1999 में ब्रजभूषण शरण सिंह को फिर बीजेपी ने टिकट दिया, गोंडा से दिया और जीत गए। 2004 में उन्होंने सीट बदली और बीजेपी के टिकट पर ही बलरामपुर से जीते। लेकिन 2008 में बीजेपी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग के कारण बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया।
फिर 2009 में उन्होंने सीट और पार्टी दोनों ही बदल दी। सपा के टिकट पर कैसरगंज से लड़े और जीत गए। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले माहौल देखते हुए फिर बीजेपी में गए। कैसरगंज से बीजेपी का टिकट मिला, जीते। 2019 में भी कैसरगंज सीट से बीजेपी से लड़े और जीते। कैसरगंज की सीट पर उनकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि 15 साल से ही वहाँ से सांसद हैं। उनके दर्जनों स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, कुश्ती संघ से जुड़े रहे हैं। पास की 2 संसदीय सीटों गोंडा और बलरामपुर से भी चुनाव जीते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भी उनका प्रभाव है। और इन्हीं सबको देखते हुए पार्टी ने उनका टिकट काटने की तो हिमाकत ज़रूर की, लेकिन टिकट उनके बेटे को ही दिया, किसी और को नहीं। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो अपनी सीट के अलावा दूसरी सीटों पर उनका कोई इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है कि वो बीजेपी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाते, या ऐसा होता कि वो खुद अगर चाह लेते तो बीजेपी दूसरी सीटों पर हार जाती। ऐसा नहीं है। पर बीजेपी इस समय बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उसके लिए चुनाव जीतना एकमात्र लक्ष्य है। कौन जीत रहा है, कैसे जीत रहा है, किसे टिकट दिया है, ये सब चीज़ें उसके लिए सेकेंडरी हैं। खासकर 2 चरणों के मतदान के माहौल को देखने के बाद तो यही लग रहा है। कैसरगंज में समाजवादी पार्टी भी कमज़ोर नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी ने भी एक दिन पहले नरेंद्र पांडेय जैसे ब्राह्मण कैंडिडेट को मुकाबले में उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है। मौजूदा समय में कैसरगंज लोकसभा की 5 विधानसभाओं में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि कैसरगंज विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के पास है। कैसरगंज लोकसभा सीट पर भी सपा काफ़ी मजबूत स्थिति में रही है। इतिहास यही बताता है। पार्टी के दिग्गज नेता रहे बेनी प्रसाद वर्मा 1996, 1998, 1999 और 2004 में लगातार 4 बार यहाँ से सांसद रहे कैसरगंज से। एक रोचक बात यह भी है कि करीब 18 लाख मतदाताओं वाले इस संसदीय क्षेत्र में दलित 17% हैं, 17, मुस्लिम 16% हैं और ब्राह्मण 14% हैं, जबकि ठाकुर और यादव 7% हैं। यानी ठाकुर मतदाताओं की कम संख्या के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण उनके साथ बड़ी संख्या में ओबीसी मतदाताओं का होना भी है, जिसका समर्थन 2009 में उन्हें समाजवादी पार्टी की वजह से मिला और 2014 और 2019 में बीजेपी की वजह से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।